हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेब टेक्नोलॉजी में यूनिट नंबर 3 वन शॉट। इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर करेंगे, पूरी यूनिट के कंटेंट को कवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मैंने वो टॉपिक्स लिए जो एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं और इस यूनिट के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पे जो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, वो है जावा वर्सेस जावा स्क्रिप्ट, दोनों में डिफरेंसेस, ठीक है। और ये 10 मार्क के अंदर आता है, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन 10 मार्क्स के अंदर पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इन सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया। टोटल यहाँ पे 7 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हमारा कोड है, जिस कोड में हमें वैलिडेट करना है फॉर्म के अंदर के कुछ कंटेंट को, जैसे कि पासवर्ड जिसमें एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स होने चाहिए, नेम, ईमेल, ठीक है। तो ये जितने भी प्रोग्राम है, ठीक है, इस पर्टिकुलर सातों में से जितने भी प्रोग्राम्स हैं हमारे, उनकी मैं एक अलग से पीडीएफ बना के डिस्कॉर्ड पे डाल दूंगा। आप वहां से जाके प्रोग्राम्स चेकआउट कर लेना, ठीक है। प्रोग्राम यहाँ पे हम लोग नहीं कॉपी पे डेफिनेटली देखेंगे, ठीक है। प्रोग्राम्स में प्रॉपरली सिस्टम पे कोड लिख के उसको रन करा के देख लूंगा और उस अकॉर्डिंग मैं सारे प्रोग्राम आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपने डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया है तो कम्युनिटी पोस्ट में लिंक है, डिस्कॉर्ड जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि पीडीएफ वहीं पे मिलेगी, पीडीएफ और कहीं पे नहीं मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, जेएस कोड टू सॉर्ट एरे वैल्यूज यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। सॉर्ट करने के दो तरीके होते हैं, एक सॉर्ट मेथड का आप यूज कर सकते हो जावा के अंदर, ठीक है। दूसरा यूजर खुद से फंक्शन डिफाइन करता है, तो इसमें खुद से फंक्शन डिफाइन करने के लिए बोला गया, तो मैं उसी अकॉर्डिंग उसी अकॉर्डिंग में कोड आपको दे दूंगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स इन जावा स्क्रिप्ट, ये हमारा अभी पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, एजैक्स क्या होता है। देखो इस यूनिट में अगर कोई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो है एजैक्स, ठीक है। हर साल आता है, फिर से आएगा, गारंटी है मेरी, लिख के ले लो, एजैक्स आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो प्रॉपरली इसको हम देखेंगे, इसके एडवांटेजेस क्या है, वर्किंग क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है। फिर आता है सॉकेट एंड सर्वर सॉकेट। अब एजैक्स नहीं आया तो डेफिनेटली सॉकेट और सर्वर सॉकेट का क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो इस यूनिट में आप इतना पढ़ लोगे, बहुत एग्जाम पर्पस में आराम से आप 20 से 30 नंबर स्कोर कर लोगे, इसी में से कंटेंट आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जावा प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन। अब जावा प्रोग्राम है यहाँ पे, तो प्रोग्राम डेफिनेटली उसी पीडीएफ के अंदर आपको दिख जाएगा और आप एक बार वो प्रोग्राम्स पढ़ोगे ना, आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप आइदर डिस्कॉर्ड पे ही मुझसे पूछ लेना, ठीक है। पर्सनली मैसेज कर देना डिस्कॉर्ड पे, या फिर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, जावा वर्सेस जावा स्क्रिप्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं क्या डिफरेंसेस होते हैं दोनों के अंदर। सो जावा सबसे पहले हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जावा स्क्रिप्ट हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही हो गया। दूसरा क्या है, कंपाइल्ड टू बाइट कोड। जो जावा है हमारी वो बाइट कोड में कंपाइल होती है, जबकि जावा स्क्रिप्ट जो हमारी है वो रन टाइम पे ही इंटरप्रेट होती है, ठीक है। यूजेस जेवीएम फॉर एग्जीक्यूशन, जावा में हमें जेवीएम की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि जावा वर्चुअल मशीन। अगर आपके सिस्टम में ये चीज़ नहीं है तो आप जावा के प्रोग्राम्स रन नहीं कर सकते, ठीक है। यूजेस जेवीएम फॉर एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूटेड एट क्लाइंट ब्राउजर, और जो जावा स्क्रिप्ट है हमारी वो क्लाइंट के ब्राउजर पे ही एग्जीक्यूट हो जाती है। ये हमारी मल्टी थ्रेडेड होती है जावा, और जावा स्क्रिप्ट हमारी वैसे तो कंपैरेटिवली सिंगल थ्रेडेड होती है, बट ये मोस्टली इवेंट बेस्ड होती है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट हमारी इवेंट्स पे काम करती है, जैसे कि ऑन क्लिक इवेंट हो गए, ठीक है। और भी आपने इवेंट्स पढ़े होंगे जब मैंने जावास्क्रिप्ट पढ़ाई थी पूरी डिटेल में, वन शॉट। देखो अगर आपको जावास्क्रिप्ट और जावा इन दोनों के बारे में कुछ भी एबीसीडी नहीं पता है तो मैंने जावा की भी एक वन शॉट वीडियो डाली है, ठीक है। जावा की वीडियो तो आपको वेबटेक की यूनिट 1 का पार्ट 2 या यूनिट 2 का पार्ट 2 ऐसे ही समथिंग पड़ा हुआ है, तो ठीक है। तो उसमें सारा पूरा जावा मैंने कोर जावा कवर करा दिया है, तो वहाँ पे आपको जावा के बारे में हर चीज़ पढ़ने को मिल जाएगा, समझ में आ जाएगी। और जावा स्क्रिप्ट मैंने जब वेब डिज़ाइनिंग पढ़ाई थी तो वहाँ पे पूरी एक वन शॉट वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने सिर्फ जावा स्क्रिप्ट पढ़ाया था। 1 घंटे की वीडियो है, आपको जावा स्क्रिप्ट पूरा समझ में आ जाएगा जितना आपको एग्जाम के लिए ज़रूरी है, ठीक है। प्रोग्रामिंग डेफिनेटली उसमें बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। उसमें सिर्फ थ्योरी पार्ट हम लोग देखेंगे, प्रोग्रामिंग के लिए तो बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियोस बनानी पड़ेंगी, अदरवाइज प्रोग्रामिंग में कराऊंगा, बट अभी नहीं, थोड़ा टाइम बाद। तो अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है तो आप जाके वो दोनों वीडियोस चेकआउट कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। जावा के लिए अलग और जावा स्क्रिप्ट के लिए अलग। ओके, तो अभी बात करते हैं डिफरेंसेस की। तो ये जेवीएम का यूज करती है, ये हमारी क्लाउड ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होती है, ये मल्टी थ्रेडेड होती है, ये इवेंट बेस्ड होती है, ये फास्टर होती है ड्यू टू प्री कंपाइलेशन, क्योंकि इसका कंपाइलेशन पहले ही हो जाता है। ये स्लोअर होती है क्योंकि इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो रन टाइम में होता है, ठीक है। जावा एक्सटेंशन डॉट जावा एक्सटेंशन यूज करती है जावा हमारी, और जावा स्क्रिप्ट हमारी डॉट जेएस एक्सटेंशन यूज करती है। सपोर्ट लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, इसमें हमारे पास लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होती हैं, जबकि ये हमारा फ्रेमवर्क के बेसिस पे काम करता है, रिलाइज ऑन फ्रेमवर्क। चेक्स एक्सेप्शन फॉर कंपाइल टाइम एरर, यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग हमको मिलती है जो कंपाइल टाइम एरर्स
के टाइम पे, सॉरी, जब कंपाइल होने के टाइम पे जो एरर्स अराइज होती हैं उनके लिए वो एक्सेप्शंस चेक कर लेती है, और ये जो हमारी है वो रन टाइम एरर्स पे ही काम करती है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्शंस नहीं होते। मेथड्स आर डिफाइंड विद इन क्लासेस। जावा के अंदर मेथड्स जो है हमारे वो क्लासेस में डिफाइन होते हैं। जेएस के अंदर फंक्शन डिक्लेयर होते हैं, कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके लिए स्पेसिफिक क्लास बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जावा यूज फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट लार्ज स्केल सिस्टम्स। जावा का यूज हम लोग एप्लीकेशन डेवलपमेंट में या लार्ज स्केल सिस्टम्स में करते हैं, जबकि जावा स्क्रिप्ट ज्यादातर हमारी वेब डेवलपमेंट और फ्रंट एंड इंटरएक्टिविटी के लिए यूज की जाती है, ठीक है। तो आई होप डिफरेंसेस आपको क्लियर हो गए होंगे जावा और जावा स्क्रिप्ट के अंदर सारे, ठीक है। सो 10-11 डिफरेंसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इतना एग्जाम के लिए आप पढ़ के जाओ, ये याद रखना ईजी है, ठीक है। अगर जावा और जावा स्क्रिप्ट के बारे में आपको पता है तो आप डेफिनेटली इतने डिफरेंसेस इजीली लिख सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर? देखो, ये भी मैं ऑलरेडी वीडियो डिस्कस कर चुका हूँ, सॉरी, ये टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बट फिर भी थियरी था तो मैंने सोचा दोबारा से एक बार कवर करा देते हैं। ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट, दीज आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट कॉन्सेप्ट विद प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो बेसिकली फंडामेंटल ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिनके बेसिस पे हमारी जावास्क्रिप्ट फॉर्म होती है, ठीक है। और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स को या प्रॉपर्टीज को या उनके बिहेवियर को जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। दे एक्ट एज पावरफुल टूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग डेटा एंड फंक्शनैलिटीज। ये एक पावरफुल टूल की तरह काम करते हैं डेटा और फंक्शनैलिटीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल स्ट्रिंग, मैथ, डेट, एरे एक्सेट्रा, ये सारे हमारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हम बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। स्ट्रिंग हमारा स्ट्रिंग डिक्लेयर करता है, मैथ हमारा मैथमेटिकल मॉड्यूल्स को एक तरीके से इंपोर्ट या फिर यूटिलाइज करता है, उसके बाद डेट हमारा डेट के लिए होता है, और एरे हमारा एरे को डिक्लेयर करने के लिए होता है, ठीक है। इसके अलावा भी होते हैं, बाकी आप ऑब्जेक्ट्स के बारे में और डिटेल में जब आप करोगे प्रोग्रामिंग तो वहां पे आप देखोगे, ठीक है। की एस्पेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के भी दो तरीके होते हैं, पहला होता है ऑब्जेक्ट लिटरल्स और दूसरा होता है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। देयर आर टू वेज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट लिटरल्स में क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ की वैल्यू पेयर एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस। ऑब्जेक्ट लिटरल्स यानी कि की वैल्यू पेयर्स हम दे देंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर, जैसे कि कांस्टेंट बॉय। अब बॉय हमारा क्या हो गया? बॉय हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब कर्ली ब्रेसेस के अंदर की वैल्यू पेयर्स देना है, तो की क्या हो गई हमारी? फर्स्ट नेम, वैल्यू क्या हो गई? डेविल, लास्ट नेम किंग, एज 30, ठीक है। तो ये हमारी कीज हो गई इधर, और इधर आ गई हमारी वैल्यूज। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा कंस्ट्रक्टर मेथड, ठीक है। ऑब्जेक्ट लिटरल्स के बाद हमारा आता है कंस्ट्रक्टर मेथड। इसमें क्या करते हैं? इसमें डायरेक्टली हम दे सकते हैं, जैसे कि कांस्टेंट गर्ल इज इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट। हमने एक नया ऑब्जेक्ट इस तरीके से बना लिया। अब गर्ल डॉट नेम इज इक्वल्स टू डासी, ठीक है। हमने यहाँ पे डासी नाम रख दिया इसका, गर्ल का, ठीक है। तो किस तरीके से यहाँ पे ऑब्जेक्ट जनरेट हो रहा है? देखो, अलग अलग मेथड है दोनों। यहाँ पे करली ब्रेसेस के अंदर हम की वैल्यू पेयर दे रहे थे ऑब्जेक्ट लिटरल्स में। कंस्ट्रक्टर में हम क्या कर रहे हैं? न्यू ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दे रहे हैं, और डायरेक्टली हम डॉट एक्सटेंशन का यूज करके वैल्यू दे रहे हैं। अब देखो, डॉट एक्सटेंशन का यूज करते हैं, इसके अलावा भी हम यूज कर सकते हैं। कैसे? एक्सेसिंग प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज एक्सेस करनी है तो दो तरीके यूज होते हैं, डॉट नोटेशन और ब्रैकेट नोटेशन, ठीक है। तो डॉट नोटेशन क्या होता है हमारा? राइट ऑब्जेक्ट नेम फॉलोड बाई अ डॉट एंड द प्रॉपर्टी नेम। कैसे डॉट नोटेशन का यूज करते हैं? हम ऑब्जेक्ट नेम लिखते हैं, ठीक है, जो कि डॉट से फॉलो हो रहा होता है, यानी कि उसके पहले हमारा एक डॉट होना चाहिए और प्रॉपर्टी नेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि कंसोल डॉट लॉग बॉय डॉट फर्स्ट नेम। तो यहाँ पे क्या है? बॉय हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे बॉय ऑब्जेक्ट है हमारा। डॉट हमने लगाया प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए। कौन सी प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहे हैं? फर्स्ट नेम, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा? बॉय का फर्स्ट नेम, जो कि है डेविल, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चीजें यूज होती हैं। अगला आता है हमारा ब्रैकेट नोटेशन। अब इस तरीके से आप गर्ल वाले से भी एक्सेस कर सकते हो डेटा, आप अपने अकॉर्डिंग एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ब्रैकेट नोटेशन अलाउज टू एक्सेस प्रॉपर्टी यूजिंग वेरिएबल्स। यहाँ पे वेरिएबल्स का यूज करके प्रॉपर्टीज को एक्सेस किया जाता है, जैसे कि कांस्टेंट पी नेम इज इक्वल्स टू एज। अब हमने एक वेरिएबल बनाया पी नेम, जिसमें वैल्यू क्या डाली हमने? एज। अब कंसोल डॉट लॉग बॉय इन ब्रैकेट पी नेम। पी नेम क्या हुआ? देखो, पी नेम में हमारा क्या आ जाएगा? एज आ जाएगा, ठीक है। एज कितनी है इसकी? 30। तो आउटपुट क्या आ जाएगा हमारा? 30, ठीक। सिंपल, समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं। मॉडिफाइंग प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टीज यहाँ पे एक्सेस करना आप सीख गए, क्रिएट करना सीख गए ऑब्जेक्ट्स को। अब मॉडिफाई कैसे करते हैं प्रॉपर्टीज को? डन बाय असाइनिंग अ न्यू वैल्यू यूजिंग डॉट और ब्रैकेट नोटेशन। ये कैसे किया जाता है? ब्रैकेट नोटेशंस को, सॉरी, ये कैसे किया जाता है? हमने प्रॉपर्टी एक्सेस करने के टाइम, ठीक है, हमने प्रॉपर्टी एक्सेस करने के टाइम क्या किया था? हमने डायरेक्टली ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी लिखी और फिर वो प्रॉपर्टी को प्रिंट करा लिया। अब इसी प्रॉपर्टी को अपडेट करना है तो ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी, उसके बाद जो अपडेटेड वैल्यू है वो हम डाल देंगे। जैसे कि
बॉय डॉट एज यहाँ पे कितनी थी 30, हमने क्या किया अपडेट करके 31 कर दिया, ठीक है। तो अब गर्ल डॉट एज यहाँ पे कितनी थी, कुछ नहीं थी, तो हमने गर्ल एज क्या कर दी 30 कर दी। तो अब क्या होगा, अगर आप बॉय एज प्रिंट कराओगे तो क्या आएगा 31, गर्ल डॉट एज प्रिंट कराओगे तो क्या आएगा 30, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू है 30। तो इस तरीके से हम मॉडिफाई कर सकते हैं प्रॉपर्टीज को, यानी कि 30 है 31 कर देंगे। कैसे करेंगे, सिंपल टेक्निक है, बॉय डॉट एज इक्वल्स टू 30 लिखा हुआ है, तो बॉय डॉट एज इक्वल्स टू 31 डिक्लेयर कर दिया, वैल्यू अपडेट हो गई। इस तरीके से प्रॉपर्टीज को हम मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे क्रिएशन होता है, एक्सेसिंग होती है और मॉडिफिकेशन होता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास मेथड्स ऑल्सो नोन एज फंक्शंस। दीज मेथड्स कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म एक्शन और कैलकुलेशन रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट। देखो, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कैलकुलेशंस या उन पे जो भी एक्शंस हो रहे होते हैं या फिर हमें कुछ स्पेसिफिक चीज प्रिंट करवानी होती है, तो वो सारे काम कौन करता है, हमारा फंक्शन करता है। दे आर इन्वोक्ड यूजिंग डॉट नोटेशन। डॉट नोटेशन का यूज करके इनको इन्वोक किया जाता है। एग्जाम्पल, बॉय डॉट ग्रीट, हमने एक ऑब्जेक्ट के साथ एक नई प्रॉपर्टी बनाई, बॉय डॉट ग्रीट इज इक्वल्स टू फंक्शन, जिसके अंदर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, करली ब्रेसेस के अंदर फंक्शन डिफाइन करते हैं, कंसोल डॉट लॉग हेलो और फिर ब्रैकेट कर दिया क्लोज और सेमीकोलन, ठीक है। तो अब क्या हुआ, बॉय के साथ एक नई प्रॉपर्टी आ गई ग्रीट, और इस ग्रीट प्रॉपर्टी में क्या डिफाइन है, हमारा फंक्शन डिफाइन है जो कह रहा है कि भाई प्रिंट कर दो हेलो, ठीक है। अब जब भी हम इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करेंगे तो कैसे एक्सेस करेंगे, बॉय डॉट ग्रीट, बॉय डॉट ग्रीट जैसे ही हम एक्सेस करेंगे या फिर इसको प्रिंट कराएंगे, ठीक है, सॉरी इसको जैसे एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है, फंक्शन रन करेगा, क्या प्रिंट होके आएगा, हेलो, ठीक, समझ आ गई बात। तो ये हमारे मेथड्स हो गए। सो ऑब्जेक्ट्स के अंदर बेसिकली इतनी ही चीजें हैं। बाकी आप ऑब्जेक्ट्स के जितने टाइप्स हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया था यहाँ पे स्ट्रिंग, मैथ, डेट, एरे एक्सेट्रा, ये सारे जितने हमारे टॉपिक्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेना अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में थोड़ा सा आंसर की लेंथ बढ़ाने के लिए आप डेफिनेटली लिख सकते हो, ठीक है। फिलहाल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया है ऑब्जेक्ट्स के अंदर कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उनके की एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, क्रिएशन, प्रॉपर्टी एक्सेस, मेथड्स और मॉडिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ हम बात करेंगे एजैक्स की। एजैक्स क्या होता है, हमारा एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। तो एजैक्स का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है, 10 नंबर के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अच्छे से समझ लो कि होता क्या है। एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, इसका यूज़ क्या है, इट इज़ अ टेक्निक फॉर क्रिएटिंग एसिंक्रोनस वेब एप्लीकेशन। इसका यूज़ किया जाता है एसिंक्रोनस वेब एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। इट अलाउज वेब पेजेस टू कम्युनिकेट विद अ सर्वर इन द बैकग्राउंड एंड रिक्वायरिंग फुल पेज रीलोड। ये अलाउ करता है कि जो हमारे वेब पेजेस हैं वो सर्वर से बैकग्राउंड के अंदर कम्युनिकेट कर पाए, ठीक है, और फुल पेज रीलोड कर पाए बैकग्राउंड में ही, यानी कि यूजर जब यूज कर रहा हो तो उसके सामने की जो विंडो है या फिर जो भी उसका पेज ओपन है वो प्रॉपर रीलोड ना हो, जो भी रीलोड होना है वो बैकग्राउंड में हो जाए और कंटेंट अपडेट हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए एजैक्स का यूज किया जाता है। दिस इनहेंसेस द यूजर एक्सपीरियंस बाय मेकिंग वेब पेज फील मोर रेस्पॉन्सिव एंड इंटरैक्टिव। ये क्या करता है, यूजर एक्सपीरियंस इनहेंस करता है, वेब पेज को ज्यादा रेस्पॉन्सिव और इंटरैक्टिव बनाता है, ठीक है। तो एजैक्स की बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। अब बात करते हैं वर्किंग, क्या वर्किंग है हमारे एजैक्स की। इवेंट ट्रिगर, अ यूजर इंटरैक्शन ऑन अ वेब पेज ट्रिगर्स एन एजैक्स रिक्वेस्ट। इवेंट ट्रिगर होता है, सबसे पहले देखो तीन स्टेप्स नहीं, कुछ स्टेप्स होते हैं स्पेसिफिक, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा इवेंट ट्रिगर। अ यूजर इंटरैक्शन ऑन अ वेब पेज ट्रिगर्स एन एजैक्स रिक्वेस्ट, यानी कि जैसे ही यूजर इंटरैक्ट करेगा वेब पेज से, एजैक्स की जो रिक्वेस्ट है वो ट्रिगर हो जाएगी, ठीक है। इवेंट ट्रिगर हो गया। अब इवेंट ट्रिगर होने के अलग अलग तरीके होते हैं, चाहे वो ऑन क्लिक इवेंट्स हो, ठीक है, चाहे वो ऑन रोवर इवेंट हो, होवर इवेंट्स हो, ठीक है। तो ये सारे इवेंट्स हमारे होते रहते हैं। तो हर एक इवेंट पे क्या होगा, एजैक्स रिक्वेस्ट जो है हमारी वो ट्रिगर हो जाएगी। अब क्या होगा, XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, इट इज क्रिएटेड बाय जावास्क्रिप्ट व्हिच एक्ट एज अ मैसेंजर बिटवीन द वेब पेज एंड सर्वर। एक बार हमारी जो इवेंट है वो ट्रिगर हो गई, फिर XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट होता है जो क्रिएट होता है JS की हेल्प से, ठीक है। जावास्क्रिप्ट ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है जो कि एक मैसेंजर की तरह काम करता है वेब पेज और सर्वर के बीच में, यानी वेब पेज और सर्वर में अब जो भी कम्युनिकेशन होगी वो कौन करवाएगा, XML HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है। फिर रिक्वेस्ट कॉन्फ़िगरेशन, configure several parameters to define how the request interact with the server, यानी कि ये कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स को
कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स को कॉन्फ़िगर करता है जो कि डिफाइन करते हैं कि किस तरीके से हमारी रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर से इंटरैक्ट करेगी, यानी सर्वर और वेब पेज के बीच में कैसे इंटरैक्शन होगा, उसके लिए जो पैरामीटर्स डिफाइन होते हैं वो कौन करता है, XML HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है, तो वही रिक्वेस्ट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, पैरामीटर्स की बात करें तो क्या पैरामीटर्स होते हैं, यानी कि हमारे मैसेज, ठीक है, मैसेज के जो ट्रांसमिशन के पैरामीटर्स हैं या रिक्वेस्ट में जो भी कॉन्फ़िगरेशन के पैरामीटर्स हैं वो किस बेसिस पे होते हैं। सबसे पहला, चूजिंग एप्रोप्रिएट HTTP मेथड बेस्ड ऑन रिक्वायर्ड एक्शन लाइक सबमिट, अपडेट, रिट्रीव, डिलीट। ठीक है, तो क्या करना चाहता है यूजर, ठीक है, यूजर सबमिट करना चाह रहा है, अपडेट करना चाह रहा है, रिट्रीव करना चाह रहा है डेटा को, या फिर डिलीट करना चाह रहा है, इन सारे एक्शंस के बेसिस पे ही HTTP मेथड हमारा जो है वो रिक्वेस्ट भेजेगा। एप्रोप्रिएट HTTP मेथड हमारा चूज होगा। ठीक है, फिर अगला आता है स्पेसिफाइंग करेक्ट URL फॉर सर्वर साइड स्क्रिप्ट। अब सर्वर साइड स्क्रिप्ट के लिए करेक्ट URL होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज गलत डेटा गलत जगह पे हमारा पहुंच जाएगा। ठीक है, इंक्लूडिंग नेसेसरी डेटा इन रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट के अंदर जो जो हमारा रिक्वायर्ड रिसोर्स है, यानी कि जो भी रिक्वायर्ड डेटा है वो सारा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमारे रिक्वेस्ट कॉन्फ़िगरेशन में यूज होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो XML HTTP रिक्वेस्ट जनरेट हुई, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ, उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन हुए, यानी कि कुछ चेंजेस हुए हैं, उन चेंजेस को कॉन्फ़िगर करने के पैरामीटर्स क्या है, ये सारे पैरामीटर्स हैं। उसके बाद उस रिक्वेस्ट को क्या किया जाएगा, भेज दिया जाएगा सर्वर के पास, ताकि प्रॉपर इंटरेक्शन एस्टैब्लिश हो सके। ठीक है, समझ आ गए तीनों पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, चौथा पॉइंट, एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। द XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट सेंड्स द रिक्वेस्ट to the server asynchronously. This means the browser don't freeze while waiting for server response and user can continue interacting with the page। मतलब कि जो भी हमारी रिक्वेस्ट XML HTTP जो हमारा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, वो जो भी हमारा कम्युनिकेशन करेगा सर्वर और वेब पेज के बीच में, उससे हमारा जो यूजर है वो बिल्कुल इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि उस कम्युनिकेशन के ड्यूरेशन में हमारा जो वेब पेज है वो फ्रीज नहीं होगा और जो हमारा यूजर है वो कंटिन्यूअसली इंटरैक्ट करता रहेगा। यही फायदा होता है हमारा एजैक्स यूज करने का। ठीक है, सर्वर साइड प्रोसेसिंग। द सर्वर रिसीव्स द रिक्वेस्ट, प्रोसेस इट एंड जनरेट रिस्पॉन्स। अब क्या होगा, यहाँ पे तो यूजर इंटरैक्ट कर रहा है नॉर्मली अपना, ठीक है, पीछे डेटा चला गया सर्वर के पास, अब सर्वर साइड प्रोसेसिंग होगी। कैसे होगी सर्वर साइड प्रोसेसिंग, द सर्वर रिसीव्स रिक्वेस्ट। अब जो रिक्वेस्ट XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू आई है वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, उसे प्रोसेस करेगा और उसके अकॉर्डिंग जनरेट करेगा रिस्पॉन्सेस। ठीक है, सर्वर हमारा। फिर response handling, the XML HTTP request object receives the response from the server. JS can then use the response data to update a specific part of the web page without reloading the entire page। मतलब कि अब क्या होगा, जो XML HTTP रिक्वेस्ट हमारी सर्वर के पास गई थी वहां से कुछ रिस्पॉन्स लेके वापस आएगी। जब वापस आएगी तो JS क्या करेगा, उस रिस्पॉन्स डेटा को यूज करेगा और अगर उसमें अलाउड है डेटा अपडेट करना तो वो डेटा अपडेट कर देगा, या जो भी चीजें चेंजेस करनी है उनको चेंज कर देगा बिना कंप्लीट वेब पेज को रीलोड कराए। ठीक है, तो यही हमारे एजैक्स का मेन पर्पस है और मेन वर्किंग है। ठीक है, अब एडवांटेजेस की बात करें तो एजैक्स इंप्रूव्स ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस। पहली लाइन में आप लोगों ने देखा था कि यूजर एक्सपीरियंस को इंक्रीज कर देता है। रिड्यूसेस सर्वर लोड, सर्वर का लोड कम कर देता है। डायनामिक एंड फास्टर अपडेट्स, अपडेट्स ज़्यादा डायनामिक और फास्टर होती हैं। इनहेंस यूजर इंटरैक्शन, यूजर की इंटरैक्टिविटी भी इनहेंस करता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल फॉर सर्वर साइड कम्युनिकेशन, सर्वर साइड कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। एप्लीकेशंस की बात करें तो लाइव चैट एप्लीकेशंस में इसका यूज होता है। आप लोग देखते हो लाइव चैटिंग करते हो तो उस केस में एजैक्स का यूज होता है। वहां पे आपको प्रॉपर पेज रीलोड करने की जरूरत नहीं होती है, आपकी चैट ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहती है। ठीक है, सोशल मीडिया फीड्स, आप लोग सोशल मीडिया भी स्क्रॉल करते होगे, देखते होगे फीड्स में, वहां पे आपको बार बार से रीलोड करने की जरूरत नहीं होती, आप स्क्रॉल करते जाओ, वहां पे आपको चीजें अपने आप अपडेट होती रहेंगी। ठीक है, रियल टाइम डेटा एप्लीकेशन, रियल टाइम जो डेटा एक्सेस होता है जैसे कि स्टॉक मार्केट वगैरह हो गया, तो इनके चार्ट्स भी ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहते हैं। ठीक है, वहां पे भी बार बार रीलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर्म वैलिडेशन के अंदर यूज होता है, वो तो आप यहीं से देख सकते हो, जो भी आपको अपडेट चीजें करवानी होंगी XML HTTP रिक्वेस्ट जाके रिस्पॉन्स लेके आएगा और चेंज करवा देगा। तो फॉर्म वैलिडेशन में काफी ज्यादा यूज होता है। पेज स्क्रॉलिंग, जो आप पेज स्क्रॉलिंग करते हो तो वहां पे भी इसका यूज होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एडवांटेजेस और एप्लीकेशंस हो गए। बाकी आपको और ज़्यादा बढ़ा के लिखना हो कंटेंट का साइज तो आप इन सबको थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, इजी है, सिंपल है, एजैक्स इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर के अंदर आएगा, ध्यान से पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। आगे पढ़ते हैं, अगला टॉपिक सॉकेट एंड सर्वर सॉकेट। सॉकेट और सर्वर सॉकेट क्या होते हैं? ठीक है, सॉकेट प्रोग्रामिंग इज अ कॉन्सेप्ट दैट सजेस्ट टू राइट प्रोग्राम्स दैट आर एग्जीक्यूटेड अक्रॉस मल्टीपल सिस्टम्स कनेक्टेड टू ईच अदर।
तो सॉकेट प्रोग्रामिंग बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि जो प्रोग्राम्स लिखे जा रहे हैं वो एग्जीक्यूट कराए जा सके मल्टीपल सिस्टम्स में, यानी बहुत सारे सिस्टम्स में जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड हो, यानी कि एक दूसरे से कनेक्टेड मल्टीपल सिस्टम्स में एग्जीक्यूट हो रहे जो प्रोग्राम्स हैं या एग्जीक्यूट होने के लिए एक टाइम पे एग्जीक्यूट होने के लिए जो प्रोग्राम्स लिखे गए हैं उनको लिखने का तरीका कौन बताता है? हमारा सॉकेट प्रोग्रामिंग। ठीक है, सॉकेट्स आर ऑफ टू टाइप, बेसिकली दो तरीके के सॉकेट्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहला आता है हमारा सर्वर सॉकेट क्लास, सेकंड आता है हमारा सॉकेट क्लास। सर्वर सॉकेट क्लास हमारे सर्वर साइड के लिए होती है और सॉकेट क्लास हमारी क्लाइंट साइड के लिए होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें सर्वर सॉकेट क्लास की, तो A socket server is a program that listens for incoming connection request on a specific port। यानी कि सर्वर सॉकेट क्लास का काम क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो सुनता है, ठीक है, बेसिकली ये लिसनर होता है फॉर इनकमिंग कनेक्शन रिक्वेस्ट, यानी कि जो भी इनकमिंग कनेक्शन रिक्वेस्ट आ रही हैं किसी भी स्पेसिफिक पोर्ट पे उसको सुनने का और उसको एग्जीक्यूट करने का काम किसका होता है? सर्वर सॉकेट क्लास का। ठीक है, मैकेनिज्म इसका क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है? तो बेसिकली 1 2 3 4 स्टेप है इसके अंदर। सबसे पहले आता है हमारा क्रिएटिंग कनेक्शन। कनेक्शन कैसे क्रिएट होता है? एक्सेप्ट मेथड वेट अंटिल क्लाइंट कनेक्ट टू अ सर्वर। एक्सेप्ट मेथड एक होता है, ठीक है, वो वेट करता है जब तक कि क्लाइंट हमारा सर्वर से कनेक्ट नहीं हो जाता। आफ्टर कनेक्शन एक्सेप्ट रिटर्न्स अ सॉकेट टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन। जैसे ही कनेक्शन हो जाता है एक्सेप्ट क्या करता है? एक सॉकेट रिटर्न करता है, ठीक है, जो कि कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट कराता है, यानी कि कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कराता है। फिर आता है हमारा कम्युनिकेशन। अब एक बार कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो गया फिर क्या होगा? गेट आउटपुट स्ट्रीम मेथड इज यूज टू सेंड आउटपुट एंड गेट इनपुट स्ट्रीम इज यूज टू रिसीव आउटपुट यानी इनपुट। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब क्या है? ये हमारा एक मेथड है गेट आउटपुट स्ट्रीम। यहां से हम क्या करते हैं? आउटपुट को सेंड करते हैं और गेट इनपुट स्ट्रीम से इनपुट को रिसीव करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू ट्रांसमिशन अंटिल टर्मिनेशन, और ये ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन होता रहता है जब तक कि टर्मिनेशन ना हो जाए। अब टर्मिनेशन क्या है? आफ्टर सेंडिंग रिस्पॉन्स सॉकेट इज क्लोज्ड। एक बार रेस्पॉन्स कंप्लीटली सेंड हो गया फिर हमारा सॉकेट क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। ठीक, इंप्लीमेंटेशन। टेम्पररी सॉकेट इज क्रिएटेड टू हैंडल क्लाइंट रिक्वेस्ट एंड मेन सॉकेट अगेन बिकम्स फ्री टू लिसन अदर रिक्वेस्ट। यानी कि होता क्या है, जब कनेक्शन हमारा स्टैब्लिश होता है, ठीक है, जब हमारा कनेक्शन क्रिएट होता है तो उस केस में क्या होता है? जैसे ही क्लाइंट कनेक्ट हो गया वैसे ही क्या होगा? एक टेम्परेरी सॉकेट पे उस क्लाइंट को भेज दिया जाएगा और जो हमारा मेन सर्वर सॉकेट है वो फिर से लिसनिंग स्टार्ट कर देगा कि क्या कोई नई रिक्वेस्ट तो नहीं आ रही। ठीक है, यूजर्स मल्टी थ्रेडिंग टू लिसन मल्टीपल क्लाइंट्स एट अ टाइम, मतलब कि एक टाइम पे मल्टीपल क्लाइंट्स को हैंडल करने के लिए यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग का यूज होता है। ठीक है, तो ये बेसिक बात हो गई हमारी सर्वर सॉकेट क्लास की। इसके बाद आता है हमारा सॉकेट क्लास, यानी जो क्लाइंट साइड होता है। अ सॉकेट इज एंड पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोग्राम्स ऑन अ नेटवर्क। इट एक्ट्स लाइक अ वर्चुअल कनेक्शन स्टैब्लिश्ड फॉर डेटा एक्सचेंज। बेसिकली सॉकेट क्या है? एंड पॉइंट होता है कम्युनिकेशन का दो प्रोग्राम्स के बीच में। ठीक है, किसी भी एक नेटवर्क पे दो प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं उनके बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसके एंड पॉइंट्स क्या होते हैं? हमारे सॉकेट होते हैं। ठीक है, ये एक वर्चुअल कनेक्शन की तरह काम करता है, यानी कि एक इमेजिनरी कनेक्शन होता है जो कि स्टैब्लिश होता है डेटा एक्सचेंज के लिए। ठीक है, अब इमेजिनरी का मतलब मेरा ये बिल्कुल नहीं है कि ये एक्चुअल में नहीं होता, ये एक्चुअल में होता है बट वर्चुअल होता है। ठीक है, आप देख नहीं सकते। मैकेनिज्म। इनिशिएट कनेक्शन। देखो इनिशिएट कनेक्शन कैसे हमारा इनिशिएट होता है सर्वर के साथ? यूजिंग कंस्ट्रक्टर्स। कुछ स्पेसिफिक कंस्ट्रक्टर्स हैं जिनका यूज करके कनेक्शन को इनिशिएट किया जाता है। अब वन ऑफ ऑल थ्री यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि इन तीनों में से किसी भी एक का यूज करके कनेक्शन को इनिशिएट किया जा सकता है। जैसे कि सॉकेट आईनेट एड्रेस और आईएनटी पोर्ट के साथ किया जा सकता है, सॉकेट स्ट्रिंग होस्ट और आईएनटी पोर्ट के साथ किया जा सकता है, सॉकेट आईनेट एड्रेस, आईएनटी पोर्ट, आईनेट लोकल एड्रेस और आईएनटी लोकल पोर्ट। इन तीनों में से किसी भी एक कंस्ट्रक्टर का यूज करके हम क्या करते हैं? इनिशिएट करते हैं कनेक्शन को, यानी क्लाइंट क्या करता है? इनिशिएट करता है कनेक्शन को। इसके बाद वही सेम गेम है यहाँ पे कि सेंड डेटा टू द सर्वर। डेटा सेंड कैसे करता है सर्वर को? आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू। सॉकेट डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम, यहाँ से आउटपुट क्या करता है? वो सर्वर को सेंड कर देता है। और सर्वर से डेटा जब रीड करना होता है तो कैसे करता है? इनपुट स्ट्रीम, इनपुट इज इक्वल्स टू सॉकेट डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम। ये बेसिकली फंक्शंस या मेथड्स हैं जिनका यूज करके डेटा को सेंड या फिर रिसीव किया जाता है। ठीक है, क्लोज द कनेक्शन। लास्ट में क्या होता है कि जब काम हो जाता है यानी कि प्रॉपर रिस्पॉन्स इसको मिल गया तो वहां से टर्मिनेशन होता है और यहाँ पे कनेक्शन को क्लोज किया जाता है सॉकेट डॉट क्लोज मेथड का यूज करके।
सो बेसिकली इस यूनिट के अंदर इतना ही है। बाकी डिस्कॉर्ड पे आपको पूरा ये इसका पीडीएफ और साथ ही साथ जितने न्यूमेरिकल पार्ट हैं इस क्वेश्चन के अंदर, सॉरी इस यूनिट के अंदर जितने मैंने दिए हुए हैं, उन सब के सॉल्यूशन के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो आप डिस्कॉर्ड जरूर ज्वाइन कर लेना अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो, अदरवाइज आपको सॉल्यूशन ढूंढने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।